तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है आपका, ये है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। नाम से ही आपको लग रहा होगा ये श्रमिक सुरक्षा को लेकर के कोई कार्य है, ठीक है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। 8 जुलाई 2023 को ये योजना लाई गई थी, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी और केंद्रीय संचार मंत्री देबुसिंह चौहान जी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय जो है हमारे संचार मंत्री हैं, संचार राज्य मंत्री हैं देबुसिंह चौहान, इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और एक जगह पड़ती है आपकी गुजरात में नाडिया, सभी लोग जानते होंगे, खेड़ा जिला जो आपका है, खेड़ा जिला में एक जगह है नाडिया, तो वहां पे इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। और इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट लाई का शुरुआती फेज है, अभी शुरुआती चरण में है। तो एक योजना लॉन्च की गई है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या होगा? श्रमिक आप सभी जानते हैं समाज का एक असंगठित वर्ग है ना, असंगठित वर्ग जो कि श्रम कार्य करता है, मजदूरी का काम करता है, ये सभी जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य यही होगा कि श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, ये बहुत जरूरी है। यहां पे लिखा हुआ है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, तो ये उनकी वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता का मतलब ये है कि कभी मान लीजिए श्रमिक के देखिए वित्तीय स्थिरता की जरूरत हमें क्या पड़ती है कि मान लीजिए हमारे साथ कोई दुर्घटना पड़ जाए, दुर्घटना में ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो उस समय हमारी कोई मदद मिल जाए, क्योंकि श्रमिकों को काम करने के समय उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। इसका नाम ही है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा। तो सुरक्षा की जब बात कर रहे हैं तो यहां पे उनको वित्तीय सुरक्षा की बात की जा रही है। किसकी? वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा की बात की जा रही है, ठीक है। कि यदि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, श्रम के दौरान मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उनको सहायता मिल सके, ठीक है। तो ये योजना जो शुरू की गई है, ये शुरू की गई है डाक विभाग, जो हमारा डाक विभाग है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आप इसका नाम जानते होंगे, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है वैसे ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना। भारतीय डाक का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से ई श्रम पोर्टल, कौन सा पोर्टल? ई श्रम पोर्टल आपका प्रारंभ किया गया है। किसके लिए प्रारंभ किया गया है? श्रमिकों के लिए एक लॉन्च किया गया पोर्टल। पोर्टल समझ रहे हैं ना, एक वेबसाइट टाइप में, लाइक वेबसाइट होती है ना, तो श्रम पोर्टल आपका जो है लॉन्च किया गया है। डाक विभाग, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से ई श्रम पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों के लिए क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य मैंने आपको बताया, श्रमिकों की वित्तीय स्थिरता को प्रदान करना, उनके जीवन में श्रम के दौरान कोई भी दुर्घटना हो जाती, उनकी मृत्यु हो जाती, उनको सहायता प्रदान करना। अब इसके तहत मान लीजिए बहुत सिंपल सा है, प्रीमियम बहुत कम है इसमें भी एक प्रीमियम देना पड़ेगा। हमेशा जब कभी भी कोई इस तरीके की योजनाएं आती है तो प्रीमियम होगा, तो इसमें प्रीमियम है 289 रुपए से लेकर 499 रुपए तक का प्रीमियम है। 289 से लेकर 499 तक का ये इतने रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, ये प्रीमियम है। और यदि इस प्रीमियम को भरेंगे तो कोई भी आंशिक विकलांगता हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। जैसे कि कोई श्रमिक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। यदि उसको किसी तरीके की विकलांगता हो जाती है और वो विकलांगता परमानेंट है, जैसे मान लीजिए पैर ही कट गया है ना, हाथ ही कट गया, तो यदि कोई परमानेंट विकलांगता हो जाती तो भी 10 लाख रुपए मिलेगा। और यदि श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में ये तो उनको, उनके बच्चों को भी शिक्षा सहायता को लेकर के भी मिलेगा। पूरे परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा और बच्चे यदि हैं तो बच्चों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा सहायता भी मिलेगी। तो ये आपको एक चीज बता दूं, गुजरात राज्य इसको प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, पहली बात ध्यान रखिएगा। ये किसकी योजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टार्ट किसने किया है? गुजरात ने। तो केंद्र सरकार की इस योजना को प्रारंभ करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। अब आने वाले समय पे कई राज्यों में आपको ये योजना सुनाई देगी। फिर से मैं बता रहा हूं, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। बताइए क्लियर है? कमेंट सेक्शन पे आ जाइए।
देखिए आशीष यादव जी, जब कोई भी योजना प्रारंभिक चरण पे होती है ना, जब तक मैच्योर नहीं हो गई, तो शुरुआती चरण जो होता है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे होता है। हम योजना को देखते हैं कैसे उसे प्रभावी तरीके से लागू कराया जा रहा है। तो हम पायलट प्रोजेक्ट लाइक एक मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, वो धीरे धीरे फिर पूरे देश में लागू होगी। तो यहाँ से स्टार्टिंग फेज पे है, इसलिए कोई भी चीज होती है तो शुरुआत में उसको जो है हम प्रारंभिक चरण के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ही देखते हैं। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा मामला था, एक योजना चालू की गई है, ठीक है, आप सभी लोग इसको आराम से समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आपको पता है कि आरबीआई के द्वारा, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पहला जो पेमेंट बैंक था वो पेटीएम बना था, पहला पेमेंट बैंक कौन बना था? पेटीएम, ठीक है। इसके बाद जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? संचार मंत्रालय का डाक विभाग है। देखिए जो हमारी संचार मंत्रालय ना, उसी का डाक विभाग है ना। डाक का काम क्या होता है? संचार करना, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना, है ना। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें जो आपकी, पहले तो इनलैंड लेटर्स चलते थे, आज भी जो है सरकारी जितना भी कामकाज होता है वो सारा का सारा पत्राचार आपका डाक विभाग के द्वारा ही किया जाता है। तो संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ जो है आपका जो है इसको स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार के स्वामित्व है अभी इसमें, ठीक है। और इसमें आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत आपको मिलती है। चलिए आगे बढ़े भाई। अब देखो काफी सारी खबरें हैं, एक दो खबरें नहीं है। एक ग्रुप है आपका, पहले मैं ग्रुप के बारे में बताऊंगा, बाद में न्यूज के बारे में बताऊंगा। एक ग्रुप है आपका जिसको हम बोलते हैं जीसीआरजी ग्रुप। अभी बना है, ज्यादा पुराना ग्रुप नहीं है, अभी नया नवेला एक ग्रुप बना है, ध्यान से समझिएगा। ग्रुप है आपका जीसीआरसी ग्रुप, जीसीआरसी ग्रुप, ठीक है। जीसीआरजी, माफ करेगा, आरसी नहीं है, आरजी है, एक मिनट। जीसीआरसी, आरजी, ये सी दिमाग में बार बार आ रहा है। जीसीआरजी ग्रुप। अब ये जीसीआरजी ग्रुप क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा मार्च 2022 में, यूनाइटेड नेशन के तहत ये आपका एस्टेब्लिश किया गया है, मार्च 2022 में इसको स्थापित किया गया जीसीआरजी ग्रुप को। मैं बार बार सी बोल रहा हूं, सी नहीं है, ये जी है, ठीक है, वो दिमाग में मेरे फीड हो गया है। जीसीआरजी ग्रुप, ठीक है। तो मार्च 2022 में इसको स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या, अल्टीमेट गोल क्या है इसका? इसका गोल है खाद्य सुरक्षा। आपको पता है वैश्विक स्तर पे भूखमरी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, तो खाद्य सुरक्षा सब तक पहुंच पाए, ऊर्जा सब तक पहुंच पाए, फाइनेंस सब तक पहुंच पाए, ये कई सारे। अभी आपको पता है पाकिस्तान दिवालिया हो गया है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका दिवालिया हो गया। हमारे पड़ोस में श्रीलंका की हालत कितनी खस्ता हाल थी। अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत आए थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए थे, है ना, अभी पढ़ेंगे, वो न्यूज भी हमारी साथ है। तो विश्व के बहुत सारे देश हैं जो समय के साथ साथ फाइनेंस की समस्या से जो है जूझते रहते हैं, पैसा ही खत्म हो जाता है उस देश में, फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो जाता है। तो खाद्य सुरक्षा की समस्या, ऊर्जा की समस्या, वित्त की सुरक्षा, ऐसे जो संकट है ना, ऐसे संकटों को तत्काल तरीके से समाप्त करने के लिए, वैश्विक मुद्दों को समाप्त करने के लिए, वैश्विक प्रतिक्रिया समन्वय करने के लिए एक मंच बनाया गया है, जीसीआरजी ग्रुप। क्या बनाया गया है? जीसीआरजी ग्रुप। अब इसकी देखरेख कौन करेगा? इसके लिए एक और ग्रुप बनाया गया, चैंपियन ग्रुप। चैंपियन ग्रुप बनाया गया इसके ऊपर, ठीक है। एक और ग्रुप बनाया गया जीसीआरजी ग्रुप। किस लिए बनाया गया? मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बनाया गया है। ये किसने बना? मार्च 2022 में बना है। उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से जुड़े हुए मामलों को क्या करना है? इनको समाप्त करना है, मतलब इनके पे तुरंत त्वरित प्रक्रिया करनी है। और इसके लिए एक बनाया गया चैंपियन ग्रुप। अभी चैंपियन ग्रुप में भारत भी सम्मिलित हो गया है, अभी तक भारत नहीं था। अभी तक कौन कौन से देश थे, मैं एक बार देशों की लिस्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा साथ साथ। चैंपियन ग्रुप में अभी तक जो थे, शुरुआत में जो 22 में बनाया गया, इसमें एक तो बांग्लादेश था, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी चैंपियन ग्रुप में। आप देखो एक तरफ पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे, दूसरी तरफ पाकिस्तान से अलग हुआ आज
बांग्लादेश कहाँ तक जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के तौर पे भारत ने बुलाया भी था। अपने पूरे पड़ोसियों को हमने जो है इकट्ठा किया था। दूसरा है बारबाडोस, बारबाडोस, ठीक है, बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है, बांग्लादेश, बारबाडोस, ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी, और दो देश और है, इंडोनेशिया और सेनेगल। इंडोनेशिया। अब आप लोग मेरे यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नहीं किए, क्योंकि वहां पे मैंने मैपिंग के थ्रू आपको सब कुछ बताया है, कौन सा देश कहां पर है, किसकी क्या राजधानी है, सब बताया है, वो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। अभी इसका नया सदस्य बन गया है भारत भी, चैंपियन ग्रुप का नया मेंबर बन गया है भारत भी। तो अब खबर यही है कि GCRG ग्रुप जो आपका है उसके चैंपियन ग्रुप में भारत जुड़ गया है जुलाई 2023 से। भारत की भागीदारी है ना, अब जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको प्रभावित करने वाले जितने भी विकासात्मक मुद्दे हैं उनका हम परिणामोन्मुखी, है ना, ताकि उनका रिजल्ट ओरिएंटेड समाधान ढूंढ सकें और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको दूसरी खबर है कि GCRC की चैंपियन ग्रुप में भारत जुड़ चुका है। ये खबर भी मेरे ख्याल से क्लियर होगी, सभी की क्लियर है ये खबर। एक बार जैसे ही करंट का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ करे तुरंत कमेंट सेक्शन बता दो सर समझ में आ गया, है ना। ना समझ में आए तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक है मुझे लगता है कि आप लोग समझदार बहुत हैं, समझेंगे जरूर मेरी बात को। अगला चलते हैं अगली खबर में, समझ गए कि नहीं, सब लोग क्लियर है सभी के लिए, ठीक है। GCRC ग्रुप चैंपियन ग्रुप में भारत जुड़ गया, क्वेश्चन लगभग यही आएगा। अब ये देखिए एक जो है मुलाकात हो रही है, श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं, ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे आपके साथ, ये जो है प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, रानिल विक्रमसिंघे जी हैं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। अब एक तो फैक्ट ये याद कर लो, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है अभी, श्री रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। आपको पता है बड़ा लंबा जो है बवाल मचा श्रीलंका में, वहाँ की आम जनता ने विद्रोह कर दिया, एक सिविल वार जैसी स्थिति बन गई थी। उस समय गोडबाया राजपक्षे थे, है ना, और पूरा परिवार, एक खानदान पूरा देश चलाता था, वो खानदान नहीं रहा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और ये भारत आए थे। कब आए थे भारत, जुलाई के महीने में, 20 से 21 जुलाई को भारत आए। ऐसी जितनी भी डिप्लोमेटिक यात्राएं होती हैं, राजनयिक यात्राएं होती हैं, इन सबको हमें समझना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के रूप में ये इनकी पहली यात्रा थी भारत में, ठीक है। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। कितने पूरे हुए हैं, 75 वर्ष। तो उसकी वर्षगांठ थी, उस वर्षगांठ के अवसर पर जो है विक्रम जो है आपके राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत आए, ठीक है। अब आपको पता होगा भारत आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे समकक्ष से, और श्रीलंका में राष्ट्रपति के साथ जो है कई सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बातचीत की गई, कई सारे द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की गई। और भारत के पड़ोस प्रथम नीति, आपको पता है कि हमारी प्रायोरिटी हमारा पड़ोस है, कि पड़ोस सुखी रहे, शांत रहे, स्थिर रहे, है ना। और दूसरा, चूंकि एक द्वीपीय देश है, आपको पता है श्रीलंका के चारों तरफ पानी ही पानी है ना। मन्नार की खाड़ी है और पाक जल डमरू मध्य, यानी कि पाक की खाड़ी, पाक जल संधि से भारत से अलग होता है आपका धनुषकोटी वाला रामेश्वरम, पंबन द्वीप से अलग होता है ये। तो भारत की प्रथम पड़ोस नीति, दूसरा भारत की दूसरी नीति है सागर विजन, है ना। इन दोनों में श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, हमारा पहला पड़ोसी भी है, और दूसरा जो है ये सागर विजन के तहत बहुत सारे चीजों को लेकर काम करते हैं। और इस दौरान कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई कि पशुपालन को लेकर, डेयरी उद्योग को लेकर, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, श्रीलंका में जो है आर्थिक विकास की परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए। और हम चाहते हैं कि श्रीलंका में भी जो है यूपीआई का प्रयोग किया जाए, तो यूपीआई को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। और सौर परियोजनाओं के लिए कई सारी सौर परियोजनाएं लगवाई जाएंगी। और इसी दौरान हमारे ये जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिले, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी से भी इनकी मुलाकात होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी होती है। तो इतना रफली आपको याद रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, ये खबर भी क्लियर है, ठीक है। चलिए अगली खबर पे चलते हैं।
अगली खबर पे कोई डाउट हुआ करे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैंने कहा था कि चुनावों का समय चल रहा है, आने वाले समय पे चुनाव है, 24 में तो महापर्व है चुनावों का, आम चुनाव है। तो इस समय राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान के चुनाव में लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई गई हैं। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा फिर से अगेन बीकानेर राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि सीकर में बहुत सारी योजनाएं थी, सीकर में गए थे और सीकर में काफ़ी चीज़ें। अब ये बीकानेर की बात है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो अभी जो है प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2023 को जो है कई सारी योजनाओं को जो है बीकानेर में दे करके आए। क्या क्या है मैं एक बार थोड़ा सा क्रम से आपको बताता हूँ। टोटल 24,300 करोड़ से अधिक की योजनाएं थी। ये 24,300। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। तो बीकानेर राजस्थान में जो है 24,300 करोड़ की योजनाएं जो है राष्ट्र को समर्पित करके आए, जिनमें से एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है आपका अमृतसर से जामनगर के लिए, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अमृतसर को जामनगर से जोड़ा जा रहा है। जामनगर आपको पता है गुजरात में है और ये रिलायंस पूरी तरीके से इस क्षेत्र में एक्टिव है। तो अमृतसर से जामनगर के लिए एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, पहली बार बनाया जा रहा है, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे कोई था नहीं, नया जो है ग्रीनफील्ड ये आपका 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है यहाँ पे। तभी देखिए नितिन गडकरी साहब खड़े हुए हैं हमारे, ठीक है। और इसका एक हिस्सा जो है मतलब ये राष्ट्र को दे भी दिया गया, बन के तैयार हो गया है। तो एक तो अमृतसर जामनगर का 6 लेन का जो है हाईवे आपका ये बन रहा है। दूसरा जो है बीकानेर भिवाड़ी के लिए भी जो है काम किया जा रहा है, उसके लिए भी एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य एक अस्पताल बनाया गया, जिसमें 30 बेड हैं आपके। राजस्थान में जो है बीकानेर में एक अस्पताल बनाया गया है और ये आपका ESIC अस्पताल है, जो राज्य बीमा निगम से जुड़े हुए अस्पताल होते हैं कर्मचारियों को लेकर। तो 30 बेड का एक हॉस्पिटल दिया गया है। तो एक तो मैंने आपको एक्सप्रेस वे बता दिया, इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एक अस्पताल है आपका, ठीक है। और इसी समय हरित ऊर्जा गलियारे के लिए अंतरराज्य ट्रांसमिशन लाइन का पहला चरण भी पूरा किया गया, ठीक है। बीकानेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, ये भी बोला गया। इसके अलावा 43 किलोमीटर लंबी चुरू से लेकर के, जो चुरू आपका वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस क्षेत्र को भी जो है वहाँ पे भी एक जो है एक रोड बनाने की बात की गई है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे काम किए गए हैं। पहला अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा, ये ध्यान रखिएगा 6 लेन का हाईवे है और ये पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। 500 किलोमीटर की दूरी पे ये पूरा का पूरा बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। हनुमानगढ़ वाले जिले से होते हुए जाएगा आपका ये। अमृतसर आपका पंजाब में पड़ता है, जामनगर गुजरात में पड़ता है, तो राजस्थान से पूरा ये होकर जाएगा, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में एक जाखड़ा वाली गांव पड़ता है, वहीं से जो है आपका ये होकर के जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर में बहुत सारी सौगातें प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अगली और अंतिम खबर आज के सेशन की है अक्षर रिवर क्रूज। अक्षर रिवर क्रूज एक रिवर क्रूज है आपका, ये आने वाला भविष्य है भाई। आने वाले समय पे आप हो सकता है घर जा रहे हैं और आपके पास कोई नदी है, तो नदी से आप जा रहे हैं, रिवर क्रूज से जा रहे हैं। तो ये एक नया रिवर क्रूज है ना। 2 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको जो है क्या किया गया, इसका जलावरण किया गया। और इसका जलावरण किया अमित शाह जी के द्वारा, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। और इन्होंने कहाँ पे किया? साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में किया, ठीक है। गुजरात में पड़ता है ये आपका, फिर से एक बता रहा हूँ, साबरमती रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में, वहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया। और ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तरह है, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना, तो ये एक तरीके से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ये पूरा रिवर क्रूज जो है इसी में एक पूरा कंप्लीट रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप जाइए एंजॉय करिए, ठीक है। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? ये पूरा जो रिवर क्रूज है इसको अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। PPP मोड पे बनाया गया है। टोटल इसकी लंबाई 30 मीटर की है। यात्री क्षमता 165 लोग इसमें आ सकते हैं। और यह क्रूज जो है मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत के साथ भारत में निर्मित पहला पैसेंजर
कैटामरीन है जिसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है भारत का पहला फ्लोटिंग रिवर क्रूज है। क्या है? भारत का पहला फ्लोटिंग रिवर क्रूज है। ठीक है, तो अक्षर रिवर क्रूज जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा। ये कई जो है ब्रिज, वहां पे अटल ब्रिज बना हुआ है, गांधी ब्रिज बना हुआ है, रिवर फ्रंट बायोडाइवर्सिटी पार्क है, नेहरू ब्रिज है, दधीच ब्रिज है। ये जितने भी ब्रिज हैं उस पूरे रूट में ये आपका चलता फिरता एक रेस्टोरेंट रहेगा। तो इसके लिए पहले से प्री बुकिंग वगैरह करानी पड़ेगी। और ये भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो गुजरात में साबरमती वाले क्षेत्र में आपका ये अहमदाबाद में रिवर क्रूज है, अक्षर रिवर क्रूज। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ठीक है, तो अक्षर रिवर क्रूज हो गया आपका। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया कि बीकानेर में बहुत सारी योजनाओं को प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो किया गया। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे। और दूसरा जो है आपका ये GCRG ग्रुप में भारत सम्मिलित हो गया है, चैंपियन ग्रुप में। और ये आपका जो है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। तो ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई खबरों को याद कर जाना है, रट जाना है, आत्मसात कर लेना है। रिवीजन से ही आपके पास हमेशा के लिए रुक जाएंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान है, सिंपल है, इसको याद कर लीजिए।